एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि रिमूव टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ। कहीं ऐसा तो नहीं है आप ही टॉक्सिक हैं? किसी को यही एडवाइस लेनी है कि मैं ब्रेकअप करूं कि ना करूं? अगर एक आलू की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी और मैं ये कहूं कि पूरा आलू ही ख़राब है, चेंज हो गया क्योंकि एक्स ने ये कर दिया, तो बड़े लगते हो ना, इसीलिए रिस्पेक्ट कर रहा हूँ वरना नहीं करता। तो हमें ये समझना है कि हमारी खुशी हम पर डिपेंडेंट होनी चाहिए। इंसान अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम करे तो उसको कई चीज़ों का डर नहीं लगेगा। कि जो जनरेशन है अभी की कि ये डिफरेंट है, थोड़ी सी इस जनरेशन पे थोड़ी सी मेहनत। टॉकिंग इज़ इम्पोर्टेंट। जब अपने बच्चों की कुछ हरकतों से इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं तो वो प्रॉब्लम बच्चों की नहीं है। नमस्कार, VOU न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रेया बंसल। आज के इंटरव्यू सीरीज में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। व्यक्ति के जीवन में मेंटल हेल्थ और मानसिक स्वास्थ्य एक अहम भूमिका निभाता है, चाहे वह व्यक्ति छोटा बच्चा हो, युवा हो या कोई उम्रदराज व्यक्ति। हर कोई मेंटल हेल्थ की से जुड़ी बीमारियों से ग्रस्त है। आज हम इसी विषय में बातचीत के लिए देहरादून में स्थित माइंड केयर क्लिनिक की मशहूर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और पेरेंटिंग कोच आयुषी ढाका आर्यन जी के साथ मौजूद हैं। आयुषी जी, आपका VOU न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू श्रेया। आज हम मुख्य रूप से 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, आजकल चाहे छोटे बच्चे हों, युवा हो या कोई उम्रदराज व्यक्ति, वह मेंटल हेल्थ से ग्रस्त है और वजहें कई भी हो सकती हैं। चाहे खराब करियर हो, खराब हेल्थ हो या खराब रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप। तो आज हम इन्हीं पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। आयुषी जी, हम सबसे पहले यह चाहेंगे कि आप दर्शकों को अपना परिचय दें। हेलो, मेरा नाम आयुषी है और मैं माइंड केयर क्लिनिक पे मेनली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। मुझे 5 साल हो गए हैं एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और इस दौरान मेरे पास पेशेंट्स कम से कम 5 इयर्स ऑफ एज तक 90 इयर्स ऑफ एज तक आते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जो मेनली ह्यूमन माइंड पर है। उस ह्यूमन माइंड में जो कुछ भी होता है उसकी वजह से जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, इन द मोस्ट सिंपल टर्म्स, दैट इज़ व्हाट साइकोलॉजी इज़। और हम यह भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई इसमें अपना करियर बनाना चाहता है तो क्या उन्हें कोई स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है? स्पेसिफिक स्किल्स तो नहीं, बट हाँ एक पर्सनालिटी टाइप होनी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी ह्यूमैनिटीज़ में आता है और वो एक ऐसा सब्जेक्ट है और इसमें करियर ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो इस वजह से एक पर्सनालिटी में दूसरों के लिए कुछ करने की एक क्वालिटी जो है होनी चाहिए। दूसरा, हम डे इन एंड डे आउट, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हो या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हो, हमको डे इन एंड डे आउट हम लोगों के सारी टाइप की ज़िंदगियों को जीते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ट मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो यह कहा जाता है कि दिल की बात दिल ही जानता है, पर मन का क्या? तो क्या साइकोलॉजी हमें दिल और दिमाग के बीच की जो बातचीत है वह समझने में मदद करता है? डेफिनेटली। अब देखिए, एक न्यूरो साइकोलॉजी भी होती है जिसके अंदर हम ब्रेन के प्राइमरीली फंक्शंस पढ़ते हैं और हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जिनकी वजह से इमोशंस हमारे अंदर आते हैं। तो ऑफ कोर्स जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि मन में क्या चल रहा है, मन का काम करने का मन नहीं करता, मोटिवेशन नहीं मिलती, कहीं ना कहीं ये सब इंटर रिलेटेड है। और इनफैक्ट आपने देखा होगा कि अगर कोई छोटा बच्चा, उसके पेट में दर्द है तो वो पूरे दिन चिड़चिड़ा रहता है। तो बॉडी में ऐसे कई सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे गट या फिर स्टमक से होते हैं, तब भी हमारे माइंड पर असर करता है। तो मोर देन माइंड, दिल और मन, इट इज़ अबाउट बॉडी एंड माइंड, जो कि दोनों साथ में चलते हैं, तो साइकोलॉजी में कवर होता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आजकल चाहे छोटा बच्चा हो, युवा हो या कोई उम्रदराज व्यक्ति, हर कोई मेंटल हेल्थ से ग्रस्त है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह होगा
कि जो बच्चे या जो युवा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं वह उससे पहले ही, रिजल्ट आने से पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, और या फिर जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है तो वह सुसाइड तक कर लेते हैं। जी। तो ऐसे में वो कैसे इस फेज से डील कर सकते हैं या फिर किस तरह से पॉजिटिव रह सकते हैं? जी, देखिए, फेल होना और फर्स्ट आना और पास करना ये लाइफ में सिर्फ एग्ज़ाम्स में नहीं, वैसे भी चलता रहता है। मेनली जब एक बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो उसकी हेल्प करती है वो होता है उसकी फैमिली या फिर उसका एक सोशल सपोर्ट सिस्टम। हमारे इंडिया में सैडली बहुत अच्छी बात है कि हमें मार्क्स पे बहुत फोकस होता है, बट ओवर द टाइम जब वो बच्चा बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये एक फीलिंग आ जाती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे तब प्यार करेंगे जब मेरे नंबर अच्छे आएंगे। और मैं इसी चीज़ के लिए पेरेंट्स को वार्न करना चाहूँगी कि आप ऑब्वियसली एज अ पेरेंट आपको गाइड करना है, लेकिन अगर बच्चे की सेल्फ एस्टीम उस पे हो गई या सेल्फ वर्थ इस चीज़ पे बेस्ड हो गई कि मेरे पेरेंट्स मुझे तभी प्यार करेंगे जब मेरे नंबर अच्छे आएंगे, और ये जो सिलसिला है ये बचपन से स्टार्ट हो जाता है, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं निकलता है। तो मेनली सिर्फ और सिर्फ सोशल सपोर्ट सिस्टम ही काम आता है एक बच्चे के लिए। और मोटिवेट होने के लिए देखिए, आपके 12th में नंबर आ गए, आपने IIT क्रैक कर लिया, लेकिन बच्चों के ऊपर जो प्रेशर होता है वो पहले 10th का होता है, वो फिर 12th का होता है, फिर करियर का होता है, फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का होता है। तो देखिए, जब एक बच्चा 40 साल का हो चुका है और वो अच्छा कमा रहा है, उससे कोई नहीं पूछता कि 8th क्लास में ज्योग्राफी में तुम पास हुए थे या फेल। तो कहीं ना कहीं यही मेरा मैसेज है कि नो वन विल केयर कि 10th में आपके इंग्लिश में 97 आए थे या नहीं। तो आई थिंक दैट इज़ हाउ आई मोटिवेट। जब मेरे पास आते हैं लोग तो दैट इज़ हाउ आई मोटिवेट, क्योंकि ये रियल है। आई मीन मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ कि आपके 4th क्लास में कितने नंबर आए थे मैथ्स में, इट डजेंट मैटर। आयुषी जी, जैसे आपने कहा कि सोशल सपोर्ट सिस्टम का एक बहुत मेन रोल होता है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? मेनली ये होता है कि जब हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा होता है या फिर जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तब हम उनसे क्या बातें करते हैं। देखिए, मेरे पास पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, बट वो फिर भी खुश नहीं है। कहीं ना कहीं वो फीलिंग इसलिए आ जाती है क्योंकि ये गोल्स होना कि मुझे पैसे कमाना है और ये सब कुछ करना है, कहीं ना कहीं ये गोल्स हमारे पेरेंट्स से ही आते हैं। हम लोग एज अ फैमिली ही डिस्कस करते हैं, बेटा तुम्हें क्या बनना है, क्या करना है। लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं वो जो एस्पिरेशन है, अगर हम अपने बच्चे को एक पर्पस देते हैं कि बेटा, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा डॉक्टर बन रहा है और अगर हम उन्हें पर्पस दे कि तुम्हें एज अ डॉक्टर कई लोगों की हेल्प करनी है, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, तो बच्चा नेचुरली उसके अंदर वो होगा। वर्सेस तुमने PMT की पढ़ाई नहीं करी, तुम पूरे दिन फ़ोन में पड़े रहते हो, और ये सब जो डायलॉग्स होते हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स को क्रिटिसिज्म की जगह कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना चाहिए अगर वो अपने बच्चे का मार्गदर्शन भी करते हैं, और टाइम टू टाइम उनकी फेल को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में पेरेंट्स अपने फेलियर अपने बच्चों को कभी नहीं बताते हैं। वो एक पिक्चर दिखाना चाहते हैं कि हम तो जीतते आए हैं। अगर एक बच्चा ये देखता है कि मेरे पेरेंट्स ने अपनी फेलियर को कैसे डील करा, तो वो बच्चा बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है। तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन बच्चों को अपने इमोशंस को डील करना आता है। देखिए, बच्चे कभी भी वो नहीं सीखते जो आप उनको बताते हो, बच्चे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। एक सिंपल सी बात है कि अगर किसी के फादर बहुत गुस्सैल हैं तो चांसेस है कि बेटा भी बहुत गुस्सैल होगा। तो इसी तरीके से पेरेंट्स रियली नोटिस करें और केयरफुल रहें कि वो अपने बच्चे को क्या कहते हैं। जी, तो यह तो बात करी हमने करियर और जब उसमें तनाव आ जाता है उससे रिलेटेड। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। तो आजकल बहुत देखा जा रहा है कि असफल रिलेशनशिप्स हैं, और आजकल के ट्रेंड में ये भी आ रहा है कि फ्रेंडशिप्स में ब्रेकअप देखा जा रहा है। जी, तो इसके क्या प्रमुख कारण हैं जिससे यह हो रहा है? वन ऑफ द रीज़न्स इज़ कि हमारी सोशल मीडिया, हम लोगों का, ह्यूमंस का ना अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है।
हम में से बहुत कम लोग हैं जो डिटेल में कोई किताब पढ़ेंगे। हमें पसंद है कि वो एक मात्र 20 सेकंड की रील हो, उसमें मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कई सारे पेजेस हैं जो आपने भी देखे होंगे, साइकोलॉजी सेज या साइकोलॉजी फैक्ट्स। हम साइकोलॉजिस्ट से पूछो, वो कुछ भी नहीं है, वो कोई फैक्ट नहीं है, बट लोग वो बोलते हैं ना, आधी नॉलेज खतरनाक नॉलेज होती है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि रिमूव टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ। अब क्वेश्चन ये है कि आप ही की लाइफ में सारे टॉक्सिक लोग क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है आप ही टॉक्सिक हैं? वेल, आई एम जस्ट जोकिंग, बट वन ऑफ द रीजंस इज़ कि फ्रेंडशिप्स कई जगह बहुत लोग सेल्फिश रीज़न से करते हैं, वो भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि हमारी प्रायोरिटीज़ स्ट्रेट नहीं है, हम लोगों को कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, हम पैसिव एग्रेसिव हैं। मेरी फ्रेंड ने ग्रीन ड्रेस पहन ली, मुझे बुरा लग गया। अब मैं उससे स्ट्रेट नहीं बोलूँगी कि मुझे बुरा लग गया है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ और ही उसको टॉन्ट मारूँगी। तो इस वजह से बहुत सारे, एंड एज आई सेड, सबको ईजी चीज़ें चाहिए। कोई मेहनत नहीं करना चाहता कि मैं भी अपनी फ्रेंडशिप में अपना 100% दूँ। और दूसरी बात, रिलेशनशिप के ब्रेकअप्स, देखिए आप चाहे रिलेशनशिप में हो या आप ना हो, गारंटी नहीं है खुशी की। आपका हो सकता है कि बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड या बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड हो, तब भी आप खुश नहीं हैं। हो सकता है आप अकेले हो, तब भी खुश नहीं है। तो इन दी एंड पोजीशन, चाहे आप सिंगल हो या आप कमिटेड हो, खुशी इंसान को खुद ही बनानी पड़ती है। हम जिम में जाते हैं अपनी पर्टिकुलर बॉडी में आने के लिए, वर्कआउट की कोई फिजिक हमारे चाहिए होती है। सिमिलरली खुश रहने के लिए भी वो मेंटल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हम सबको पता है कलयुग है। कलयुग का मतलब ही है उदास होना। तो उसके लिए फाइट करने के लिए हमें मेंटल ट्रेनिंग तो करनी पड़ती है। तो मेरा अगला सवाल शायद बहुत लोगों का होगा। तो मेरा सवाल यह है कि जब बहुत ब्रेकअप्स रहते हैं तो इस कारण लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है उनका ट्रस्ट करना, वो कतराते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन पर आपकी क्या जनरल एडवाइस होगी इस पर? मेरी जनरल एडवाइस वही पीछे वाली है। देखिए आप, वो बोलते हैं ना, आप पैदा अकेले हुए हैं और आप दुनिया से जाते भी अकेले ही हैं। तो हमें ये समझना है कि हमारी खुशी हम पर डिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर मेरी इंसानियत वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होती रही, तो मैं एक्चुअल में, मेरे अंदर इतनी इंसानियत नहीं है, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। कई लोगों का ये डायलॉग होता है कि अरे वो तो एक ही डायलॉग होता है कि अरे जानता नहीं है तो अगर तू ऐसे नहीं ऐसे मिलता ना तो होता। अरे आप जानते नहीं हो, अगर आप तो बड़े लगते हो ना, इसीलिए रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, वरना नहीं करता। तो ये जो सिचुएशनली हमारे अंदर इंसानियत आती है, वो अपने में ही थोड़ी सी गड़बड़ है। वो इंसानियत ही क्या, जो वो नेचर ही क्या जो चेंज हो गया क्योंकि एक्स ने ये कर दिया। एक सिंपल सी बात है, अगर एक आलू की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी और मैं ये कहूँ कि पूरा आलू ही ख़राब है, वो अपने आप में थोड़ी सी इर्रेशनल बात है। लेकिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, जब आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, तब भी कहीं ना कहीं इंसान इनसिक्योर होता है। अगर वो इनसिक्योरिटी, कहीं ना कहीं एक इंसान अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम करे तो उसको कई चीज़ों का डर नहीं लगेगा। अब अगर मैं किसी की हेल्प करती हूँ ये सोच के कि मुझे रिटर्न में आएगा, वो ऑब्वियसली वो हेल्प मैं अपने लिए कर रही हूँ, उसके लिए नहीं कर रही। तो ये तो बात करी हमने रिलेशनशिप के बारे में। अब हम बात करेंगे, आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच में अनबन हो रही है। तो क्या इसके प्रमुख कारण हैं? क्यों ऐसी अनबन पेरेंट्स और बच्चों के बीच में देखी जा रही है? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो जनरेशन है अभी की, हमें ये समझना होगा और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये डिफरेंट है। हमारे टाइम में हमारे पास फ़ोन प्रोबेबली आई थिंक 12th में या 11th में या कॉलेजेस में हमको मिले थे। लेकिन ये जो छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं ये जनरेशन फॉलो नहीं करेगी। अगर एक पेरेंट ने कहा है कि फ़लाने अंकल को या आंटी को आप रिस्पेक्ट करो, तो
वो पूछेगी कि क्यों। तो आई थिंक हमें आंसर देना चाहिए, और आई थिंक अगर कोई दिल से रिस्पेक्ट करता है तो वो रिस्पेक्ट ज़्यादा अच्छी होती है वर्सेस जो कोई डर से करे। तो थोड़ी सी इस जनरेशन पे थोड़ी सी मेहनत है, और वो मेहनत इसलिए भी है क्योंकि ये हमसे ज़्यादा ख़राब टाइम देखेंगे आगे। हम लोगों के पास अभी ही कई सारी प्रॉब्लम है, हम लोगों को हेल्थ इश्यूज़ बहुत हैं, हम लोगों के पास जितने ऑप्शंस हैं उतनी हमें प्रॉब्लम है। तो आई कैन ओनली इमेजिन कि आज से 10 साल बाद इस जनरेशन के बाद और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ऑल एज पेरेंट्स व्हाट वी कैन डू इज़ दैट वी हैव टू टॉक। टॉकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हम पुराने ही पैटर्न्स फॉलो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं, और ये बच्चे ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं क्योंकि अगेन मैं जब बच्ची थी तो मैं खेलती थी, कूदती थी। एट टाइम्स मेरे पेरेंट्स को नहीं पता होता था कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं खेल रही थी अपने घर के आसपास। ये बच्चे घर पे रहते हैं, कॉन्स्टेंटली स्टिम्युलेट हो रहे हैं इंस्टाग्राम की रील्स से, तो ये एंग्शियस ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाले जनरेशन्स में कुछ ना कुछ एवोल्यूशन ऐसा ज़रूर हो कि जैसे खुशी एक नॉर्मल चीज़ है, सब हंसते हैं, मे बी एंजाइटी भी नॉर्मल ही हो जाए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स को रीज़न देना पड़ेगा। हम लोग अपने पुराने पैटर्न से नहीं रुक सकते। दूसरी एक अहम बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक पेरेंट हर चीज़ से ट्रिगर नहीं होता, किसी एक आधी चीज़ से ट्रिगर होता है। अगर आपको स्कूल के टाइम पे याद हो तो कुछ बच्चों के बाल लंबे होते थे, कुछ लड़कों के, तो कुछ टीचर्स ऐसे होते थे जो उनके बाल पकड़ के घुमा के पीट देते थे, और कुछ होते थे जो बोलते थे ठीक है बेटा कल कटवा के ले आना। तो ऐसा क्यों था कि एक इंसान ज़्यादा ही उसको गुस्सा आ रहा है उस लंबे बाल को देख के। इसी तरीके से कहीं ना कहीं पेरेंट्स जब अपने बच्चों की कुछ हरकतों से इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं तो वो प्रॉब्लम बच्चों की नहीं है, वो प्रॉब्लम हमारी है कि हम क्यों ट्रिगर हुए इतना ज़्यादा। और कहीं ना कहीं हमने जो गलतियाँ करी हम नहीं चाहते हमारे पेरेंट्स करें, लेकिन ज़िंदगी का नज़रिया इससे बहुत बाहर है। वो सेम लाइफ जी नहीं सकते क्योंकि वो इंसान ही अलग है। तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये समझने की कि मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरे इमोशंस का ध्यान रखने की, वो बच्चा है, मैं एडल्ट हूँ। कई पेरेंट्स बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, ये ना मेरे से ढंग से बात नहीं करती। अरे वो पहली बार इमोशन एक्सपीरियंस कर रही है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को कैसे सिखाना है। तो जाते जाते आयुषी जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल यह होगा कि कई लोग थेरेपी लेने में उन्हें डर लगता है। वह सोचते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी यह मानती है कि अगर कोई थेरेपी ले रहा है तो वो या तो मेंटली अनस्टेबल है, वो मेंटल है, या फिर उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है जी। तो इसमें आप क्या उनको बता सकती हैं कि जिससे यह गलतफहमी दूर हो सकती है? हाँ जी, एक तो आई थिंक ये प्रॉब्लम है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मेनली। आप डेंटिस्ट के पास तब नहीं जाते जब आपके 32 के 32 दांत गिर जाएं। किसी आदमी को कोई डिसऑर्डर होने के लिए उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सबको होती हैं, जैसे कि नींद ना आना, बहुत तेज़ गुस्सा आ जाना, पूरे दिन इरिटेटेड रहना, बॉडी में अंट शंट जगह दर्द रहना, कंधे भारी रहना, एनर्जी ना रहना। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं एक जो डिसऑर्डर से पहले ही होने लगती है। तो अगर आप इनको तभी एड्रेस कर दें तो ऑब्वियसली वो डिसऑर्डर की वो नहीं आएगी। फिर कहीं ना कहीं लोग थेरेपी को ये समझते हैं कि सिर्फ तभी जाना है जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। थेरेपी एक बहुत ही ऑल इंक्लूसिव टूल है, और उसके अंदर ये सब बातें भी होती हैं कि सिंपल सी चीज़ है, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं एक थेरेपिस्ट के पास जा सकती हूँ ये पूछने के ऐसे क्या टूल्स हैं जिसमें मैं अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करूँ। सेकंड, किसी को यही एडवाइस लेनी है कि मैं ब्रेकअप करूँ कि ना करूँ, आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो और आप ले सकते हो कि मेरे लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। फिर मेरा बच्चा आजकल बहुत चिड़चिड़ा रहता है, मैं कैसे डील करूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब एज आई सेड इन द बिगिनिंग, डेंटिस्ट के पास आप तब नहीं जाते जब 32 दांत टूट जाते हैं,
पहले एक आधे में आप नॉर्मल चेकअप तो आप कराते ही हैं, थेरेपी इज़ जस्ट लाइक दैट ओनली। और थेरेपी, एक थेरेपिस्ट कोई हीलर नहीं होता है, कोई बाबा नहीं होता है। इनफैक्ट एक थेरेपिस्ट को ये पता होता है कि आपकी लाइफ में इस थेरेपी के सेशन के निकलने के बाद भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो एक थेरेपिस्ट का रोल ये होता है कि वो आपको ऐसे टूल्स दे दे जो आपके ज़िंदगी भर काम आएंगे चेंजिंग सर्कमस्टांसेस से डील करने के लिए। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से कि थेरेपी क्यों जाना चाहिए। आई एम हैप्पी कि आजकल काफ़ी सारे लोग हैं जो इस करियर को चूज़ कर रहे हैं, बट अगेन एथिकल अनएथिकल हर फील्ड में होते हैं। बट व्हाट वी कैन डू इज़ कि जितनी हमारी नॉलेज है, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चेक कि आपकी नॉलेज का सोर्स क्या है। लेट्स नॉट ट्रस्ट वो इंस्टाग्राम के पेजेस जो बोलते हैं साइकोलॉजी फैक्ट्स, रिमूव टॉक्सिक पीपल, वो हाफ नॉलेज से बचे रहें। और अगर आपके ही कोई नोन में कोई साइकोलॉजी कर रहा हो तो आस्क देम क्वेश्चंस। और हमें नहीं पता होता कि दिमाग में क्या चल रहा है, वी कैन नॉट रीड माइंड्स, बट ओवर द टाइम प्रैक्टिस करते करते हमें एक जनरल पैटर्न पता चल जाता है। और थेरेपी में कोई झिझक तब लोगों में बंद होगी जब वो ये समझेंगे कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हम कहीं ना कहीं अपने बड़ों से एडवाइस लेने जाते हैं, बस एक थेरेपिस्ट बहुत प्रोफेशनल एडवाइस देगा। देखिए लोग ये बोल देते हैं कि अरे तुम्हारी प्रॉब्लम ये, तुम सोचते बहुत हो। उस इंसान को भी पता होता है कि हाँ मेरी प्रॉब्लम है, मैं सोचता बहुत हूँ, लेकिन एक थेरेपिस्ट आपको ये बताएगा कि सोचना कम है तो कैसे करें। सो दैट इज़ माई एग्जाम्पल फॉर थेरेपी। आयुषी जी, VOU न्यूज़ से बात करने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, आपकी प्रॉब्लम्स का आयुषी जी ने बहुत ही सरल भाषा में जवाब दिया है। कोई भी परेशानी हो, जैसे कि तनाव, डिप्रेशन या स्ट्रेस या फिर एंजाइटी ही क्यों ना हो, आप अगर इससे ग्रस्त हैं या फिर आपके परिवार में कोई ग्रस्त है इससे, आपके रिश्तेदार, आप उनसे यह वीडियो शेयर करें। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए VOU न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।